नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से ईरान जवाब दे रहा है और जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री सरेंडर नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर तमाम लांछन लग रहे हैं, ऐसे में देश यह सोच रहा है कि हमने प्रधानमंत्री चुना था या हमने कोई एजेंट चुना था। हमने किसको चुना था जिसने आज भारत को इस जगह ला करके खड़ा कर दिया है। जी हां, इन्हीं सब बातों को लेकर के आज चर्चा हो रही है देश में और दुनिया में। जब इस पर चर्चा होती है तो हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। मैं बात की शुरुआत करता हूं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने मिलकर के एक साजिश रची और उस साजिश में हिस्सा लेने भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए थे। और नतीजा यह हुआ कि जैसे वो आए उसके बाद में अटैक कर दिया गया ईरान पर। वहां के मिनाब शहर के उस प्राथमिक स्कूल में, छोटे छोटे बच्चों के उस स्कूल में जो अटैक किया गया, उससे 250 बच्चे और टीचर्स की वहां मौत हो गई। छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 6 साल का, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का। मतलब आज समझिए इस तरह के बच्चों को मार डाला गया। इसको लेकर के ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार में शिकायत की पिटीशन फाइल की थी, उस पर सुनवाई थी। उस दौरान अमेरिका ने और इजराइल ने वहां पर सफाई दी कि हमने जो मिसाइल छोड़ी थी वो तकनीकी गड़बड़ी के कारण वो गलत जगह चली गई और उसके कारण बच्चों का स्कूल टारगेट बन गया। तो ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा यह गलती नहीं है, ये जानबूझ के की गई साजिश है। जो अमेरिका, जो इजराइल कहते हैं वो तकनीकी में इतने बेहतरीन है कि दुनिया को मात दे दे, जो इस स्थिति में खुद को बताते हैं कि वो कैसे पूरी दुनिया में एक अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करते हैं टेक्नोलॉजी के नाम पे, तो वो बता रहे हैं कि हमारा जो सबसे सटीक वार होता है, वो बता रहे हैं कि गलती हो गई। ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया गया। इसलिए किया गया कि जिससे ईरान हतोत्साहित हो जाए, वो घबरा जाए, उसके लोग विद्रोह कर दें। और इसी तरीके से उसने हमारे सुप्रीम कमांडर सहित, लीडर्स सहित तमाम लोगों को मार डाला। जब यह किया जाता है तो आप किस आधार पे कहते हैं गलती है? गलती तब होती जब आपने हमें नियम के तहत चेतावनी देके यह हमला किया होता, लेकिन आपने तो धोखेबाजी की है। हमारे साथ टेबल पे टॉक कर रहे थे और इधर हमारे बच्चों को मार रहे थे। यह तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उसने बहुत बुरी तरह से लताड़ा और लताड़ने के साथ साथ उसने जवाब भी दिया। ये देखिए, ये हारमूज पे एक जो है जहाज था जो तेल ले जा रहा था, वो अमेरिका की सतह पर आ गया कि अमेरिका ने कहा था ना आप निकालिए, देखते हैं कौन रोकता है, हम बचाएंगे। तो निकालने की कोशिश कर रहे थे और जब जबरदस्ती बिना मंजूरी के ईरान की हारमुज जलडमरू से जब वो निकाल रहे थे अपना जहाज, तो ईरान ने उस पर अटैक किया और वो पूरा जहाज नष्ट हो गया। अब आप सोचिए इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सब का जिम्मेदार केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और ये लोग हैं। तो आज ईरान ने एक और चीज करी। उसने जब इजराइल पर एक मिसाइल छोड़ी तो उसमें थैंक यू इंडिया लिख करके इंडियन पीपल्स के लिए कि भारत के लोगों को धन्यवाद करते हुए उसने मिसाइल छोड़ी, यह लिख करके उस पर, तो थैंक यू इंडिया कह के उसने जो मिसाइल छोड़ी, किस पर छोड़ी? इजराइल पर। उसी इजराइल जहां पर नरेंद्र मोदी जाके क्या कह के आए थे, स्टैंड विद इजराइल। तो उसी इजराइल में जाकर के वो स्टैंड कर रहे थे। तो अब आप समझिए वहीं पर उसने छोड़ दिया और बता दिया कि कोई तुम्हारे साथ स्टैंड करे, थैंक यू इंडिया।
जी हाँ, इस तरह से अब वो जवाब दे रहा है और बता रहा है कि क्या तुम्हारी स्थिति है और कैसे हो। लेकिन इधर भारत के प्रधानमंत्री, आप जानते हैं, कारपोरेट को परेशानी हो तो बेचारे व्याकुल हो जाते हैं। तो कारपोरेट ने कहा था कि 30% का हमें नुकसान हो रहा है, और जब वो कहते हैं कि हमें 30% का नुकसान हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी आनन फानन फैसला लेते हैं कि हम जो एक्साइज ड्यूटी है उस पर 10% की कटौती कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल पर। जी हां, 10% की कटौती। लोगों को बड़ा खुश, अरे जनता को ये बहुत बड़ा तोहफा दे दिया, इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं, जबकि वो भूल गए कि ये प्रॉफिट जो है जनता को नहीं मिलना है, जनता को एक पैसा उसका लाभ नहीं मिलना, वो सिर्फ कारपोरेट के लिए किया गया है। क्योंकि उन कारपोरेट में अंबानी भी है, अडानी भी है और दूसरे लोग हैं। तो अब आप सोचिए, उनके लिए यह किया गया। तो 10% जो कम करते हैं, तब अब लगता है क्या इस देश के लोगों को कोई लाभ हो जाएगा? नहीं, उनके ऊपर अभी और महंगाई बम फूटेगा। एक तरफ से नहीं, कई तरफ से फूटेगा, क्योंकि महंगाई का कारण तो उन्होंने पैदा कर दिया है। वो ये है कि जिस तरह से पश्चिम एशिया का यह संकट आया है, उसके बाद में जो कच्चा माल है उसके पर 300% की बढ़ोतरी हो गई। 300%, यानी 300% जब कच्चा माल बढ़ जाएगा तो आप सोचिए किसको देना है। यानी आपके ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है कि बस चुनाव हो जाने दीजिए इन 5 राज्यों के, और फिर देखिएगा कि मोदी क्या क्या आपको तोहफा देते हैं। उस तोहफे का इंतजार कीजिएगा। जी, याद करिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन दिनों प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय क्रूड ऑयल आज से भी महंगा था। जब आज जो रेट है उससे भी महंगा था, और उस समय भी वो भारत के लोगों को 71 रुपए में पेट्रोल दे रहे थे और 59 रुपए में डीजल दे रहे थे। अब आप सोचिए, जो इतने में दे रहे थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी छूट के बाद भी आपको नहीं दे सकते हैं, कुछ के बाद भी नहीं दे सकते हैं। तो आज क्या हो रहा है, जब ये 10% कम किए हैं और बता रहे हैं कि हमने कम कर दिया, तो आप जानिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जो डीजल है उस पर 3.4%, यानी राउंड फिगर में 3.5% टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और जो पेट्रोल है उस पर 9.5% लगता था। यानी एक पर 9.5%, एक पे 3.5%। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कितना कर दिया, डीजल पर 32% राउंड फिगर में, 31 पॉइंट समथिंग 84 क्या करके, और इसी तरीके से पेट्रोल पर 33% लगाते हैं। अब आप सोचिए, 33% आप पेट्रोल पे देते हैं, उस पर देते हैं जो 10% कम होने के बाद भी कितना होगा आप जान लीजिए। इसके बाद में जो सेस वेस लगते हैं वो अतिरिक्त है। तो आपको लूटने की प्लानिंग तो पहले ही है, लूटे तो आप जा ही रहे हैं, आपको कोई राहत नहीं दी जाती। वही स्थिति है कि जो एक कहानी है कि राजा के पास लोग गए कि साहब रोटी के दाम कुछ बढ़ा दीजिए। उनका कितने बढ़ाने हैं, उन्होंने कहा 1 रुपया बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा 3 रुपया कर दी। अब लोग चिल्लाए बिल्लाए सब कुछ किए, उसके बाद अच्छा राजा ने कहा अच्छा दया कर रहे हैं, और फिर उन्होंने 2 रुपए कर दिए। व्यापारी बड़े खुश, तो उन्होंने कहा नहीं तुम भी खुश मत हो, ये तुम्हें तो एक ही चाहिए था ना, एक मिल गया, ये जो एक आ रहा है ये हमें देते रहो। तो ये तरीका, तो यही नरेंद्र मोदी का तरीका है। तो साहब ये जो होगा, ये लाभ दिया जा रहा है, चुनाव में उन्हीं से तो पैसा लेना। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिलता है, और इसीलिए चंदा दो धंधा लो, ये इनका फार्मूला है और वही चल रहा। तो अब आप तैयार हो जाइए, दवाओं के दाम बहुत तेजी से बढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम जरूरी चीजें जो आप इस्तेमाल करते हैं उनके दाम बढ़ने जा रहे हैं। तो ये तैयारी, और जब ये तैयारी हो तो आपके लिए, लेकिन सरकार कहां मस्त है। नरेंद्र मोदी तो अपनी अय्यासियों में मस्त रहते हैं, दुनिया जानती है।
साहब उनकी किताबें उन्होंने खूब सारी लिखवाई, अपनी बायोग्राफी लिखवाई, और उसमें आपको याद होगा एक एमबी कामत से इन्होंने सबसे पहली अपनी बायोग्राफी लिखवाई थी। एमबी कामत जो है इंडियन एक्सप्रेस में भी लिखा करते थे, आर्टिकल, पत्रकार थे। इनके भी सीआईए कनेक्शन माने जाते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए ब्यूरो चीफ हुआ करते थे अमेरिका में। तो अमेरिका ने ही इन्हें वो किया था कि हाँ, मोदी की बड़ी छवि बनाना। और जब इन्होंने जो बायोग्राफी लिखी वो ऐसे लग रहा था जैसे प्रेस रिलीज लिखी गई हो, उसमें न उनकी पत्नी का जिक्र, न किसी का जिक्र। अब आप बताइए बायोग्राफी किस बात की जब पत्नी का भी जिक्र नहीं है, शादी का भी जिक्र नहीं है। तो ऐसी बायोग्राफी उनसे लिखवाई गई थी। उसके बाद में और ज्यादा अपने आप को करने के लिए नरेंद्र मोदी ने मधु किश्वर से लिखवाई थी। वही मधु किश्वर जो आजकल नरेंद्र मोदी की जितनी उन्होंने बायोग्राफी में उनकी प्रशंसा की थी, आजकल वही उतनी पोल खोल नहीं है कि उनके किस किस से रिलेशन थे, क्या क्या वो करते थे, कैसे कैसे थे। और इस कारण से मैं उनके औरत हूं इसलिए जाति नहीं थी, क्योंकि उनके पास कोई औरत सुरक्षित नहीं रह सकती। अब आप बताइए, इस तरह की बात कर रही है। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। मुझे तो इस पर आश्चर्य हो रहा है कि इतना करने के बाद छोटे छोटे कार्टून बना देते हैं, कुछ और कर देते हैं तो उन पर एक्शन हो जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में भी ये स्पष्ट रूप से आया था कि उनके भी सीआईए कनेक्शन है। तो सुब्रमण्यम स्वामी खुलेआम न जाने क्या क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी के किससे रिश्ते थे, कैसे मंत्री बनाई जाती थी, कैसे सांसद बनाई जाती थी, कौन कौन सोता था उनके साथ, क्या करता था क्या नहीं करता था, भगवान जाने। और इस तरह के तमाम किस्से वो बता देते हैं। इसके बाद में एक साहब दिल्ली में एक महिला है, बीजेपी से ही जुड़ी हुई, और वो बताती हैं कि कैसे कैसे किन किन मंत्रियों को कौन कौन तरह के कौन पसंद थे और वो क्या क्या देते थे। यानी भाजपा ने जो एक बात कही थी, कटनी एक जगह है मध्य प्रदेश, वहां की बीजेपी की विधायक थी, उन्होंने कहा था बीजेपी में तभी आदमी सरवाइव कर सकता है जब वो अपना पेटीकोट खोल दे और अपना खजाना खोल दे। दो चीजें करनी पड़ती है। मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा साहब। तो आप समझ लीजिए आज जो ये नेतागण, ये लोग दावा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के सबसे खास लोग, क्लोजेस्ट लोग, आरएसएस से जुड़े हुए, और जब वो लोग कहते हैं और उन पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ, मुझे तो इस पे आश्चर्य होता है क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं। तो नरेंद्र मोदी यही करते हैं, अपनी प्रशंसा के लिए सब कुछ करते हैं। आपको याद होगा जिस समय पुलवामा अटैक हो रहा था, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे, आराम से अपनी फिल्म बनवा रहे थे, अपने को हीरो बनवा रहे थे। और इसके अलावा आप देखिए आजकल अपनी प्रशंसा के लिए एक फिल्म बनवाई है जिससे कि उन्हें हीरो दिखाया जाए कि वही देश के असली हीरो हैं। तो उस धुरंधर फिल्म में, उसमें भी इन्होंने यही किया, सारी झूठी कहानियां रची, और जो कहानियां असल में जिनके आधार पे खुद को श्रेय ले रहे हैं कि अमेरिका के क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर घुस के किस तरह से रॉ एजेंट्स ने पूरे आतंकियों को मारा और कैसे कैसे किया और क्या किया, उनमें से एक भी घटना नरेंद्र मोदी के समय की नहीं है, एक भी घटना अटल बिहारी वाजपेयी के समय की नहीं है। वो घटनाएं कब की है, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय की, वो घटनाएं हैं राजीव गांधी के समय की, वो घटनाएं हैं नरसिम्हा राव के समय की, वो घटनाएं हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय की। नरेंद्र मोदी के समय की एक भी घटना नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी से उन्होंने एक तरीका सीख लिया था कि कैसे पाकिस्तान के साथ में गलबहियां डाल के और भारत के अंदर कांड करा लिए जाते हैं और फिर उसे वोट बैंक में तब्दील कर दिया जाता है। उदाहरण ले लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी फरवरी महीने में, फरवरी 1999 में गए कहां, पाकिस्तान। जाते हैं, गले मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, बस चलवाते हैं और मीनारे पाकिस्तान देखते हैं और सब करते हैं, और उसके बाद में वहां से आ जाते हैं। उसी के 4 दिन बाद जो कारगिल चोटी है उसमें घुसपैठ शुरू हो जाती है। यानी फरवरी 99 के ही लास्ट वीक से शुरू होती है और मार्च तक, अप्रैल तक
आराम से वो घुसपैठ करते रहता है पाकिस्तान। और फिर मई में भारत उसी चोटी पे कहता है अरे उन्होंने कब्जा कर लिया है, छुड़ाने के नाम पे कारगिल होता है, और उसके बाद में हमारे हजारों लोग मरने के बाद में कहा जाता है देखिए हमने कारगिल विजय कर ली। कारगिल विजय क्या कर दी? कब्जा तो भैया आप ही के जाने के 4 दिन बाद शुरू हो गया। तो आप क्या बात करके आए थे? दूसरी घटना सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी 2015 में दिसंबर में 25 दिसंबर 2015 को जाते हैं पाकिस्तान, गले लगते हैं, उनकी अम्मा के लिए सब लेके जाते हैं और सब कुछ करते हैं। कहते हैं हम तो अचानक गए। अचानक गए तो उनके लिए वो जो लेके गए थे स्पेशल गिफ्ट माँ के लिए, वो कहां से आ गए भाई? तो खुद समझ सकते हैं, सब स्क्रिप्टेड है। तो वो 2 दिन वहां रुकते हैं और रुक के आते हैं फिर, और आने के बाद में जैसे ही आते हैं उसके 7 दिन बाद, जस्ट 7 दिन मतलब 1 हफ्ते बाद, भारत के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस पठानकोट पे हमला हो जाता है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ऑफिशियली सीआईए को वहां विजिट करने के लिए बुला लेते हैं। आज तक डोजियर नहीं दे पाए कि वहां पर पाकिस्तान का हाथ था, किसी का था, क्या था, कुछ नहीं। आप यदि याद करेंगे पिछले 30 साल के भीतर, तो पाकिस्तान गया कौन? पाकिस्तान गए अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार, और पाकिस्तान गए नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान गई सुषमा स्वराज, और पाकिस्तान गए एस जयशंकर, अजीत डोभाल। लेकिन कांग्रेस सरकार में ना तो, या कांग्रेस की सरकार ना भी रहते, इन 30 साल का मैं बता रहा हूं, कि ना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह गए, ना भारत का विदेश मंत्री गया। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह लताड़ा और हर बार पाकिस्तान को हराने का काम, पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने का काम, सारे काम भारत ने किया। अब ये प्रोपोगंडा में दिखाते हैं पाकिस्तान चाहता था कि मोदी ना बने, तो यह भी साबित हो जाता है कि मोदी ही बने। वहां का रा प्रमुख दुर्रानी कहता है कि पाकिस्तान चाहता है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, वो जीते। तो अब आप समझ लीजिए कि यदि उनके आईएसआई का चीफ ये कहता है दुर्रानी कि नरेंद्र मोदी पीएम बने, तो आप समझ लीजिए वो किसके लिए चाह रहा था। और यही नहीं, सीआईए भी चाह रहा था, इसका भी उदाहरण है। क्योंकि तमाम जो फंडिंग की बात आई, सारी बातें आई, कैसे कैसे विरोधियों को और सबको, सरकार के खिलाफ काम करने वाले एनजीओ और सबको जो पैसा दिया गया, तो किस समय दिया गया? जिस समय कांग्रेस सत्ता में थी, विपक्ष में बीजेपी थी। जी हाँ, ये सारी बातें फिल्म से गायब कर दी गई इस तरह से करके, और दिखाया जा रहा है फंडिंग की गई। तो फंडिंग किसको की गई? उन्हें की गई। और जो उन्हें की गई, इसके सबूत मौजूद है। विवेकानंद फाउंडेशन, जिसका अजीत डोभाल संस्थापक अध्यक्ष है, उसको की गई। और जिस तरह से सीआईए ने पूरी फंडिंग करके और ये किया, इसका भी खेल समझ लीजिए। कोई बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी के जीतने के बाद उन्हें वो नहीं किया। फरवरी महीने में जब वोटिंग हुई है, उसके पहले फरवरी महीने के शुरुआत में, फर्स्ट वीक में, वहां जाता है अमेरिका का राजदूत, जाके वो गुजरात में नरेंद्र मोदी से मिलता है और उनकी बात कराता है बराक ओबामा से। और ये लोग बात करते हैं कि अब सरकार आपकी बनवानी है और इसके लिए हम दोनों मिलकर काम करेंगे और फिर ऐसे करेंगे। तो अब आप समझ लीजिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये सरकार आपकी नहीं, ये सरकार जिन्होंने बनवाई है उनकी है। वो कारपोरेट है उसमें, वो डीप स्टेट है उसमें सीआईए है, उसमें आईएसआई है, और इसी तरीके के तमाम लोग हैं। इसीलिए आपके लिए सरकार नहीं करती, उनके लिए करती है। तो समझ लिए, इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं भारत की विदेश नीति कहीं और बैठ के तय होती। जी, यह सच है। जय